दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ रिफाइनरी ऑफ ऑयल। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले तेल शोधक कारखानों के बारे में हम इतना ही नहीं डिस्कस करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पाइपलाइन के रूट हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। कई बार आपसे परीक्षाओं में ये सब पूछ लेता है। और ये भी आपसे पूछता है कि हिस्ट्री वाइज क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मतलब भारत में पहला जो रिफाइनरी है वो कहाँ पे था, या फिर ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पे हमें तेल के भंडार मिलते हैं। तो इन सभी बातों का डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स के द्वारा पहले आपको पूरी बातें समझाऊंगा। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में बताऊंगा और कौन सी मिनिस्ट्री इसको गवर्न करती है, उसके साथ साथ पाइपलाइन कौन कौन से हैं। फिर लास्ट में मैं आपको एक पूरा लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि ये बात बताया जाएगा कि कौन सी कंपनी के द्वारा किस रिफाइनरी को कंट्रोल किया जा रहा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिफाइनरी ऑफ ऑयल को आप सबसे पहले ये समझिए कि इसमें कौन सी संस्था है जो कि इसको गवर्न करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके द्वारा रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करती है, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो। ये सभी चीज़ों को गवर्न करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस करती है। पेट्रोलियम होता क्या है? पेट्रा धन ओलियम, इसको आपने बहुत बचपन में भी ये चीज़ देखी होगी कि पेट्रा मतलब होता है चट्टान, ओलियम मतलब होता है तेल। मतलब कि चट्टानों से जो तेल निकलता है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। और कैसे चट्टान होते हैं, तो उसका टाइप जो है आपका सेडिमेंट्री टाइप होता है रॉक का। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसमें हमें ये इस तरह के आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। अच्छा, ये प्रश्न ये आता है कि क्या सेडिमेंट्री हर रॉक जो है, क्या उसके नीचे से तेल निकलता है? तो उत्तर है नहीं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि पेट्रोलियम में कितने परसेंट क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो मिनरल ऑयल जो है आपका 90 से 95% पाया जाता है, और उसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा 90 से 95% के आसपास होती है। 5 से 10% अगर बात किया जाए तो कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन की भी छोटी छोटी मात्राएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि चट्टान के प्रॉपर्टी ऐसे कौन से होते हैं, रॉक्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रॉक जो है इसके नीचे से तेल पाए जाएंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि पोरोसिटी है, परमिएबिलिटी है, ठीक है, एंटीक्लाइन है जिसको मतलब मेहराब शेप या फिर गुंबद आकार होता है। अगर चट्टानों का आकार नीचे से एंटीक्लाइंड है, ठीक है, या फिर महराब शेप का है या फिर गुंबद के आकार का है, तो वहाँ पे संभावना होती है। क्या इतने ही प्रॉपर्टी सफिशिएंट हैं? नहीं। टर्शियरी पीरियड का होना चाहिए, मतलब 3 मिलियन साल पहले का होना चाहिए जो चट्टानें हैं। इसी तरीके से जो पोजीशन होनी चाहिए वो आपका गल्फ़ की पोजीशन होनी चाहिए, एस्चुरी होनी चाहिए, ज्वारनदमुख इसको हिंदी में बोलते हैं। गल्फ़ मतलब खाड़ी हो गया, डेल्टा मतलब भी खाड़ी ही होता है लगभग। गल्फ़ वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी आपका जो स्थल है, ठीक है, वो आप कोई भी मान लीजिए जैसे जल है, वो आपका 3 तरफ से आपका अगर धरती से घिरा हुआ है, ज़मीन से घिरा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? गल्फ़ बोलते हैं, खाड़ी ही बोलते हैं लगभग। तो डेल्टा, एस्चुरी और गल्फ़ इन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी कोई भी कंडीशन अगर पूरी कंडीशन अगर ओवरऑल फुलफिल होती है, ऐसा कोई पोजीशन या कोई स्थान इन प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो वहाँ पे बहुत ठीक ठाक संभावना है कि वहाँ पे तेल के हमें कुछ भंडार मिलेंगे। भारत की बात किया जाए तो मुंबई हाई, ठीक है, ये ऑफशोर है। ऑफशोर का मतलब क्या होता है कि समुद्र के किनारे के बाहर, मतलब समुद्र के अंदर अगर पाया जाता है तो उसको ऑफशोर कहते हैं, मतलब किनारे के बाहर। और किनारे पर मतलब खंभाट की खाड़ी हो गया, जैसे ऑन शोर है। असम जो हो गया, असम में आपका दिग्बोई जो कि बात किया जाए तो वो डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कुछ अन्य रिजर्व की बात करेंगे जिससे जहाँ पे हमें भंडार मिलते हैं, तो ब्रह्मपुत्र घाटी, वर्मर जो कि राजस्थान में है, गुजरात और कावेरी आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें रिजर्व देखने को मिलते हैं। असम जो है आपका सबसे प्राचीन भारत में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला हुआ है और 320 किलोमीटर लंबाई तक आपका ये देखने को मिलता है। और दिग्बोई जो है आपका सबसे प्राचीनतम हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे तेल हमें मिला है, जो कि असम के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें तिपन चोटी है या पहाड़ी कह लीजिए, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाहर काटिया जो कि बुरही दिहिंग नदी जो है, या फिर दिहांग नदी भी कभी इसको कहते हैं, उसके बाएं किनारे पर आपका दिग्बोई जो है वो आपका देखने को मिलता है। और अब
ये समझिए कि जैसे तेल तो मिल गया, उसको कहीं ना कहीं रिफाइन करने के लिए भेजा जाएगा। तो असम से 400 किलोमीटर की दूरी पे नूनामती नामक स्थान है, जो कि असम में ही पाया जाता है, लेकिन आपका दिग्बोई से जहाँ से मिलता है दिहिंग नदी या दिहांग नदी कह लीजिए, तो वहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पे नूनामती है, वहाँ पे इसको रिफाइन करने के लिए भेजते हैं। दूसरा रिफाइनिंग करने के लिए कहाँ भेजते हैं आपसे, बरौनी बिहार में है, जो कि आपका 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, वहाँ पे भेजा जाता है। तीसरा आपका मोरन हुग्रीजन, जो कि 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ नहर काटिया है। इन 3 स्थानों पर जो कि आपका दिग्बोई में जो तेल का भंडार पाया जाता है उसको रिफाइनिंग करने के लिए भेजा जाता है। गुजरात की बात करेंगे तो अंकलेश्वर, खंबात की खाड़ी, लुनेज, अहमदाबाद, कलोल, नौगाम, कोसांबा, कठाना, ठीक है, वरकोल, माहेसेना और सनंद, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमें तेल के भंडार गुजरात में दिखाई देते हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो बिन्नार जिला, इसमें ऑन शोर पाया जाता है, मतलब जस्ट किनारे पे पाया जाता है। और बात किया जाए तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑन शोर है, मतलब कि ऐसा ऑन शोर स्टोरेज जो कि इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो राजस्थान के बिन्नार में देखने को मिलता है। अगर ऑफ शोर की बात करेंगे तो मुंबई हाई, बसेन हो गया, अलिया बेल हो गया, खंबाट की खाड़ी हो गई। मुंबई हाई की बात करेंगे तो 1974 में इसको आपका रिसर्च करके इसको आपका खोजा गया था। और बसेन की बात करेंगे तो वो आपका मुंबई हाई से दक्षिण दिशा में आपका कुछ कुछ ही दूरी पे पाया जाता है। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद भी कुछ अच्छे खासे फैक्ट मिलते हैं, जैसे कि पूर्वी घाट में कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है भंडार। तो तेल के भंडार गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी के बेसिन में, इन तीनों नदियों के जो कि आपके दक्षिण की नदियाँ बोली जाती हैं, ठीक है, दक्षिण जो आपका पठार है, दक्कन का पठार है, उन क्षेत्रों में आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बेसिन में देखने को मिलता है। कृष्णा गोदावरी में रावा क्षेत्र है जो कि ऑफशोर है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। इसी तरीके से कावेरी का जो ऑन शोर है उसको नरीमानम और कोविलापम कोविलापल कह लीजिए, ठीक है। तो इस जगह पे आपका कावेरी के ऑन शोर में हमें भंडार दिखाई देते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई कि भारत में कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से ये देखने को मिलते हैं, लेकिन तेल का पाया जाना या तेल का भंडार होना और तेल शोधक कारखाना है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। उसको पाइपलाइन के द्वारा रिफाइनरी सेंटर तक पहुंचाया जाता है, जिसको अलग अलग पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर अब तो प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है। तो उन कंपनियों को भी ये प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि इसको हैंडल करते हैं। तो उनके बारे में आप समझेंगे। तो पहला जो तेल शोधक कारखाना यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपका दिग्बोई असम में 1901 में देखने को मिला। 1954 में तारापुर जो कि मुंबई है वहाँ देखने को मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला तेल शोधक कारखाना, तो वो दिग्बोई असम 1901 है, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला अगर बोला जाए तो तारापुर मुंबई में है। अच्छा, पाइपलाइन समझते हैं कि पाइपलाइन का क्या महत्व है। आखिर हम उसको ट्रक से या फिर ट्रेन से क्यों नहीं ढोते हैं। फिलहाल ढोए जाते हैं लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं ढोते। हम क्या करते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं, 700 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछा देते हैं। तो इसमें जो लिक्विड और गैस है उसको काफ़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है। अगर कहीं पे बीच में मान लीजिए नदी आ गया या फिर कोई लेक आ गया, झील आ गया, तो उसके नीचे से भी पाइपलाइन को गुजारा जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है। इसमें मरम्मत भी कम लगती है क्योंकि नीचे डिस्टर्बेंस कम होती है। फिलहाल लीकेज अगर होता है तो आज की डेट में हमारे पास ऐसे साइंटिफिक मेथड हैं जिसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो क्रूड ऑयल की पाइपलाइन भी हमें कई जगह पे देखने को मिलती है, और कहीं कहीं पे तो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भी पाइपलाइन देखने को मिलती है। तो क्रूड ऑयल का जो आपका पाइपलाइन है वो आपका सलाया मथुरा पाइपलाइन है, ठीक है। इसी तरीके से पारादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन है, मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कुछ पाइपलाइन का नाम मैं यहाँ पे बताऊँगा। गुवाहाटी सिलीगुड़ी एक है, कोयाली अहमदाबाद एक है, पानीपत दिल्ली एक है, बरौनी कानपुर एक है, पानीपत रेवाड़ी पाइपलाइन है, चेन्नई त्रिची मदुरई पाइपलाइन है, चेन्नई बंगलोर पाइपलाइन है, नहर काटिया नूनमती या नूनामती बरौनी पाइपलाइन है, ठीक है। इसको मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। ये भारत की पहली इस तरह की पाइपलाइन थी। और मुंबई हाई, मुंबई अंकलेश्वर और कोयली को जोड़ने वाली पाइपलाइन है, ठीक है। इसी तरीके से हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस की पाइपलाइन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत पाइपलाइन है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन जो है वो आपका दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन देखने को मिलती है। कोची मैंगलोर बेंगलोर, ये आप बेंगलोर आपका अलग पाइपलाइन है। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा ये अलग पाइपलाइन है।
अच्छा, मैं ये जो कुछ डेटा दे रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन, दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत पाइपलाइन पाइपलाइन या भारत की पहली पाइपलाइन, तो देखो पहली वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दुनिया का जो सबसे बड़ा छोटा की बात होती है तो वो समय समय पर बदलते रहते हैं। तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप इसको नेट पे सर्च करके इसको क्या करेंगे, एक बार ठीक से इसको जांच लेंगे कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। दिग्बोई जो रिफाइनरी सेंटर है उसको आईओसीएल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको ओन करता है। ये एक आपका सरकारी कंपनी है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, और ये असम के दिग्बोई में पाया जाता है। और इसकी जो कैपेसिटी है लास्ट में जो देखो आप 0.65, 0.079, ये इसकी कैपेसिटी है। तो किस में है, 10⁶ लीटर पर ईयर इसका प्रोडक्शन है। तो मैं पूरी यूनिट नहीं बताऊंगा, मैं 0.65 बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि मैं 10⁶ या फिर मिलियन लीटर पर ईयर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से तातीपका जो है वो आपका ओएनजीसी ओन करती है, ये भी पीएसयू है, आंध्र प्रदेश के तातीपका में पाई जाती है, और 0.07 इसका आपका कैपेसिटी है। बर्मन रिफाइनरी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको ओन करती है, पीएसयू है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है इसके साथ में टाइप है उसका, राजस्थान के बर्मर में पाया जाता है, और इसका जो कैपेसिटी है वो 9 की है। इसी तरीके से बोंगाईगांव जो है रिफाइनरी सेंटर जो है आईओसीएल के द्वारा ओन्ड है, असम के बोंगाई गांव में पाई जाती है, 2.735 की इसकी कैपेसिटी है। गुवाहाटी रिफाइनरी की बात करें तो आईओसीएल जो कि एक पीएसयू है, असम के गुवाहाटी में पाई जाती है, इसकी कैपेसिटी 1 है। और नागापट्टनम रिफाइनरी की बात करेंगे तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसयू है, और तमिलनाडु के नागापट्टनम में पाई जाती है। हल्दिया रिफाइनरी की बात करें तो हल्दिया आप जानते हो कि वेस्ट बंगाल में हल्दिया नामक स्थान पे है, और 7.5 इसकी कैपेसिटी है, आईओसीएल के द्वारा इसको ओन किया गया है। बीना रिफाइनरी सेंटर आपका भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है, उसमें मध्य प्रदेश बीना में पाया जाता है, ये भी आपका एक पीएसयू है। बरौनी रिफाइनरी की बात करेंगे तो आईओसीएल के द्वारा, जो कि एक सरकारी कंपनी है, बिहार के बरौनी नामक स्थान में, और 6 की कैपेसिटी रखता है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी सेंटर की अगर बात किया जाए तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको ओन करता है, और ऑयल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ असम भी ओन करता है इसको, और पब्लिक ऑयल इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम ये तीनों मिल करके काम करते हैं। ये एक सरकारी कंपनी है और असम के नुमालीगढ़ में पाई जाती है, इसकी कैपेसिटी 9 है। इसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी, नाम से समझ में आ रहा है कि ये पंजाब में होगा, पंजाब के भटिंडा नामक स्थान में है, और इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इसके साथ साथ एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड है, ये दोनों मिल करके इसको आपका चलाती हैं। 11.3 की कैपेसिटी है। मनाली रिफाइनरी की बात करेंगे तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर है और तमिलनाडु में पाई जाती है, ये चेन्नई में पाई जाती है, 10.5 की कैपेसिटी रखती है। विशाखापट्टनम रिफाइनरी की बात करेंगे तो एचपीसीएल है और पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 8.3 की कैपेसिटी रखती है। मथुरा रिफाइनरी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में पाई जाने वाली कंपनी है, और आईओसीएल में देखने को मिलता है, आईओसीएल इसको ओन करती है और 8 की कैपेसिटी रखता है। पारादीप रिफाइनरी जो है आईओसीएल के द्वारा ओन्ड है, उड़ीसा के पारादीप में पाया जाता है। पानीपत रिफाइनरी आईओसीएल के द्वारा ओन्ड है, हरियाणा के पानीपत में 15 की कैपेसिटी रखता है। गुजरात रिफाइनरी की बात करेंगे तो ये भी आपका आईओसीएल के द्वारा ओन्ड है, गुजरात के वडोदरा में देखने को मिलता है, 13.7 की कैपेसिटी है। मुंबई रिफाइनरी की बात करेंगे तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको ओन करता है, महाराष्ट्र के मुंबई में पाया जाता है, 12 की कैपेसिटी है। मुंबई रिफाइनरी एक और है जिसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम ओन करता है, ये भी एक पीएसयू है, महाराष्ट्र के मुंबई में पाई जाती है, और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम 7.5 है। जामनगर रिफाइनरी की बात करेंगे तो ये आपका एक प्राइवेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओन करती है, ये एक प्राइवेट संस्था है, और ये गुजरात में जामनगर में बनाया गया है, और 33 की कैपेसिटी रखता है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है इसको। और इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ आप समझ रहे हो ना, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। और जामनगर रिफाइनरी में एक और रिलायंस की यहाँ पे रिफाइनरी सेंटर है, जहाँ पे एक ये प्राइवेट ही, आप जी समझ गए होंगे, और ये गुजरात के जामनगर में DTA के द्वारा इसको बनाया गया है, और इसकी 27 की कैपेसिटी है। नयारा एनर्जी रिफाइनरी सेंटर आपका नयारा एनर्जी लिमिटेड के आसपास यहाँ पे पाया जाता है, प्राइवेट ये कंपनी है, गुजरात के वड़ीनार में देखने को मिलता है, और इसकी 20 की कैपेसिटी है। कोची रिफाइनरी जो आपका BPCL के द्वारा देखने को मिलती है, ये भी आपका एक PSU है, और केरला के कोची में पाया जाता है, 15.5 की कैपेसिटी। लास्ट में एक और बता दूंगा कि मैंगलोर रिफाइनरी सेंटर है, जो कि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, इसको ONGC के द्वारा ओन किया गया है, ये भी एक आपका पब्लिक अंडरटेकिंग है, और कर्नाटका के मैंगलोर में पाया जाता है। इस तरीके से हमने जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे या फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेंटर, कभी कभी आपसे इतना ही पूछ लेता है, तो उन सभी की जानकारी रखेंगे। और इसी तरह के अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं, अगर जो कोई आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं हम आपकी मदद कर सकेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। धन्यवाद।